के इस ख़ास प्रोग्राम रूबरू में आज मैं आपका इस्तकबाल करती हूँ। मैं हूँ लुबना एहसान और हम आज आपको रूबरू करवाएंगे एक ऐसी शख्सियत जो क्लासिकल सिंगर भी हैं, कंपोज़र भी हैं और मौसीक़ीकार भी हैं। कहते हैं जब गज़ल को साज़ का साथ मिल जाता है तो गज़ल का हुस्न दो बाला हो जाता है, और अगर बात क्लासिकल सिंगिंग की करें तो गज़ल के हुस्न में चार चांद लग जाते हैं। तो आज हम आपको मिलवाने वाले हैं एक ऐसी ही शख्सियत से जिनका नाम है जावेद उस्मानी। तो जावेद उस्मानी साहब, सबसे पहले हमारे प्रोग्राम रूबरू में आपका इस्तकबाल है। शुक्रिया आपका। जावेद साहब, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपकी क्लासिकल म्यूज़िक की शुरुआत किस उम्र से हुई? मेरी शुरुआत क्लासिकल म्यूज़िक की 6 साल की उम्र से हुई और मुझे सबसे पहले तालीम दी मेरे वालिद मरहूम वहीद उस्मानी साहब ने, और उन्होंने मुझे इतना रियाज़ करवाया कि मैंने फिर अल्लाह के करम से 9 साल की उम्र में भूरे खासाब इस्मती समारोह में एक प्रोग्राम दिया, वो काफ़ी कामयाबी हासिल करी। उस प्रोग्राम में मैं राग एमन गाया था। सर, क्योंकि 9 साल की उम्र एक बहुत छोटी उम्र होती है और राग यमन, तो आपने कैसे किया? अगर आप उस्तादों की बायोडाटा देखेंगी ना तो हर उस्ताद ने 5 साल की उम्र से शुरू कर दिया है, 5-6 साल की उम्र से। कि छोटी उम्र में जब हम रियाज़ करते हैं तो इसमें क्योंकि रियाज़ के बाद पहले सुर को सदाना, फिर उसमें पलटे आते हैं, ठाट आते हैं, फिर उसके बाद राग आता है। स्टेप बाय स्टेप उसका पूरा तरीक़ा है और नीचे का भी रियाज़ होता है, बेस का, उसके अंदर बहुत सारी बातें आती हैं। छोटी सी उम्र में रियाज़ करना शुरू किया आपने, आपकी रहनुमाई किसने की? मेरे वालिद वहीद उस्मानी साहब ने, वहीद उस्मानी साहब मरहूम ने मेरी रहनुमाई करी। उन्होंने मुझे बहुत मेहनत से सिखाया, यानी सबसे इसका रिजल्ट मुझे 9 साल की उम्र में जाके मिला, जब मुझे लोगों ने, बड़े उस्तादों ने भोपाल की दाद दी। जी, यानी सबसे पहले आपके उस्ताद जो बने वो आपके वालिद साहब ही थे? हाँ, मेरे पहले आखिरी उस्ताद वहीद उस्मानी साहब थे, लेकिन बाद में मैंने और भी गुरुओं से मार्गदर्शन लिया। वो एक उस्ताद और दिल्ली के गुजरे हैं, नसरी अहमद खां साहब, तान सम्राट, वही मेरे उस्ताद थे। और गंडा बन, यानी एक ज़माने में रस्म चलती थी, गंडा बनता था और शागिर्द करते थे जी। तो उन्होंने मुझे गंडा में शागिर्द करा था अपना जी। और मेरे एक उस्ताद थे किराने घराने के नज़ीर खां साहब। नज़ीर खां साहब। हाँ। और वो किराने की जगह है उसके थे, और वो मेरे वालिद के भी उस्ताद थे, मेरे भी उस्ताद थे। सर, तो नज़ीर खां साहब जो थे वो आपके वालिद के उस्ताद भी थे और आपके उस्ताद मेरे भी उस्ताद थे। इस तरह से कि वालिद साहब ने जो उनसे सीखा वो मुझे अडॉप्ट किया। जी, है ना? अच्छा जी। तो जैसे कहते हैं कि अक्सर वालिद जब अपने विरासत अपने बेटे को सौंपते हैं तो कुछ ना कुछ उसमें जो है बढ़ता चला जाता है। तो आप बताएं कि जब आपके वालिद ने आपको आप विरासत में सौंपी तो आपने इस विरासत को कैसे आगे बढ़ाया? मैं अभी तक इसको बढ़ाए हूँ, अपना रियाज़ किया और काफ़ी इसमें रियाज़ करना पड़ता है क्लासिकल म्यूज़िक में। और इसके बाद ऐसा है कि अल्लाह का शुक्र है, मैंने काफ़ी बड़े प्रोग्राम भी गाए, जैसे तानसेन समारोह गाया 2017 में ग्वालियर के अंदर जी, और बकाइन समारोह गाया, कल के कलाकार बॉम्बे में गाया, मैं भोपाल में, भारत भवन में, आसपास में गाया। काफ़ी प्रोग्राम माशाल्लाह मेरे हुए। और वालिद साहब की जो मेहनत थी वो मैंने कोशिश करी कि उसको मैं स्टेबिलिटी रखूँ, इसके अंदर उसको कायम रखूँ। उन्होंने मुझे बड़ी मेहनत से सिखाया, तो मैं अभी भी रियाज़ करता हूँ। जावेद साहब, एक बात पूछना चाहूँगी आपसे, क्योंकि आप कह रहे हैं आपने 9 साल की उम्र में पहला स्टेज परफॉर्मेंस दिया, तो कोई ऐसा राग जो आपने उस वक्त सुनाया? राग एमन, राग यमन, छोटा ख्याल, 3 ताल। जी। सखी करना परते मोहे
छिन दिन रे आल पिया बिने जब से पिया परदेस गए मोर रतिया कटत मोर तार गिने गिने रे आल पिया बिने निरगम धनि निरबम गर गम द पम पग मरे गसा रे आल पिया बिने आल पिया बिने ये किराना घराना है तो पेश कर रहा हूँ पिया बिने पिया बिने पिया बिने पिया बिने रे आल पिया बिने बड़ा मुश्किल पड़ती है बहुत खूब। कहते हैं कि गाना उस्तादों से आता है, लेकिन आजकल गाना स्कूलों से भी आ रहा है, तो इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, आप सही फरमा रही थी कि गाना जो है उस्तादों से आता है। वो क्यों कि किताब में हम लोग, मैं टीचर भी हूँ, म्यूज़िक क्लास भी चलाता हूँ, हमें साल के राग दे दिए साहब 12 राग सिखाना है आपको जी। अब वो एक भी राग सही नहीं हुआ। अब हम तो एक एक राग को 2-3 साल 4 साल सिखाएंगे तो वो क्या होता है, तो क्लासिकल तो जितना बंद करेंगे ना उतना उसमें गला बनता है। अब जैसे मैं पेश कर रहा था ये ताने सरगम, तो सब पूरा सिस्टम है उस चीज़ का। मुर्की भी आती है, लेकिन मुर्की लाइट म्यूजिक में आ जाती है। ठुमरी मैं आपको पेश करता हूँ। ठुमरी जो है वो एक, अब जैसे क्या होता है, हम जैसे प्रोग्राम कर रहे हैं क्लासिकल का, हमने राग गा लिया तो हम जो लोग कह रहे हैं साहब आप कुछ लाइट सुनाइए, तो हम ठुमरी सुनाते हैं। जैसे कहते हैं अक्सर कि जब प्रोग्राम होते हैं तो उसमें फरमाइश आती है। तो सर थोड़ा सा पहले ठुमरी के बारे में कुछ बताइए। तो ठुमरी जो है वो बारीकी है जो हम क्लासिकल म्यूजिक में नहीं ला सकते, वो हम ठुमरी में लाते हैं। जैसे मुर्की हैं, छोटी छोटी हरकतें हैं। मैं पेश कर रहा हूँ, एक शाम चौधरी घराने के हैं सरात अली खां साहब, उनकी गाई ठुमरी है, सहिया बिना घर सूना। साजन प्रीत लगा दूर देश मत जा, बसो हमारी नागरी हम मांगे तू खा। ये मुर्की है। तू खा ओ सैया बिना गरे जोना, सैया बिना गरे जोना, सोना सोना, सैया बिना गरे जोना, सोना रे ओ
बिना गरे सोना जब से बलम परदेस सिदार जब से बलम परदेस सिदार चैन जिया नहीं पार सैया बिना गरे सोना सैया बिना गरे सोना सोना रे सैया बिना गरे सोना सैया बिना गरे सोना सोना रे सैया बिना गरे सोना सोना सैया बिना गरे सोना। बहुत खूब जावेद साहब। कहते हैं एक अच्छा फनकार बनने के लिए मश्क बहुत ज़रूरी होती है, तो आप आज भी मश्क करते हैं? मेरे फादर एक बात बहुत कहते थे, अल्लाह बख्श, कहते बेटा इसमें रियाज करते करते ही मर जाना, जब तक जिंदा रियाज करते रहना। तो ये फ़न बहुत मुश्किल फ़न है और ख़ासतौर क्लासिकल। जी। इसमें एक बात और है कि क्लासिकल जैसे क्लासिकल के अच्छा गायक बनने के क्या क्या चाहिए? जी, एक अच्छा फनकार बनने के लिए क्या-क्या सबसे चाहिए? ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की है? मैं अपने शागिर्द से भी कहता हूँ, अपने शागिर्दों से कहता हूँ, मैं भी अडॉप्ट कर रहा हूँ इस फार्मूले को कि अच्छा उस्ताद, अच्छा करना जी। और अच्छा सुनना, इनमें तीनों में से किसी चीज़ का भी अभाव है ना, ये आपका जिसमें तीनों चीज़ में कोई माइनस है तो आप नहीं बन सकते, क्योंकि आपने सुना खूब है, करा नहीं है, वो करा भी और सुना भी और अच्छा आपको तालीम नहीं मिल रही। आजकल के नौजवानों को बहुत जल्दी आगे बढ़ने की बहुत ज़्यादा जल्दी है, तो क्लासिकल सिंगिंग और एक बॉलीवुड सिंगिंग वाला जो कंपटीशन चल रहा है उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? यही वजह है, क्लासिकल तो कभी ख़त्म नहीं हो सकता, वो तो मदर है म्यूज़िक की, लेकिन हम मेरे पास भी लोग आते हैं कि साहब हमें आप गाना सिखा दीजिए, सारे गामा नहीं करना चाहते, जबकि अल्फ़ाबेटिकल म्यूज़िक सारे गामा हैं, जब तक आप एबीसीडी नहीं करेंगे बेड डॉग कैसे लिखेंगे? बिल्कुल ये इसकी मिसाल है, जब तक अल्फाज हम आपको अल्फाज से आशना नहीं होंगे कि साहब सा की आवाज़ क्या है, रे की आवाज़ क्या है, फिर उसको मिलाएंगे, उसके बाद गाने का नंबर आता है। इस थोड़ी कि हम शुरू में एकदम गाना गाने लगे, बहुत से लोग सिखाते हैं कि साहब सिर्फ गाना सिखा दिया, तो वो उससे थोड़ा सा मैं जी मश्क हर चीज़ के लिए ज़रूरी है, हर चीज़ का सिस्टम, और आप आज भी करते हैं? मैं भी करता हूँ, मैं 8-8 घंटे 9-9 घंटे प्रयास किया, क्योंकि ये ताने जो मैं कह रहा हूँ ये इतनी आसानी से नहीं आती हैं, बहुत मुश्किल होती है इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर अच्छा गाने के साथ उतना डाइट भी चाहिए, गाने का डाइट भी चाहिए, तो ये इनको गाना तो यानी बहुत लोगों के पहलवानी वाला होना है जी, क्योंकि गले की जो एक आवाज़ और उसके साथ आपका पूरा जिस्म साथ देता है, वो इसलिए कि बस यही तो रियाज है, इसी को साधना है कि आवाज़ जो है अपनी स्टेबल रहे, आवाज़ हिले नहीं, आवाज़ बेसुरी नहीं हो, इस वजह से रियाज होता है क्लासिकल का। और यही मेरी सोच है, क्लासिकल गाने के बाद इंसान हर चीज़ गा सकता है। अच्छा, जैसे आप क्योंकि एक क्लासिकल सिंगर हैं, तो आजकल क्योंकि बॉलीवुड सिंगर भी आ रहे हैं, तो कोई ऐसा सिंगर जो आपको पसंद हो, जो लगता है हाँ क्लासिकल सिंगिंग में इसने हाथ आजमाया, ये है जो कुछ आगे बढ़ कर सकता है? अगर हम बॉलीवुड सॉन्ग को आजकल जो चल रहे हैं वो देखें ना, तो वो भी किसी ना किसी राग के ऊपर है जी, है ना। अब जैसे वो गाना, मुझे वर्डिंग कम है, वो मुस्कुराना है, अरिजीत सिंह ने गाया ना, वो गाना मिश्र मधुवंती में। आप अरिजीत सिंह को सुनते हैं? सुनते हैं, लेकिन गाता मैं अपने आप को कॉपी में किसी की नहीं करता, किसी की कॉपी नहीं करते। मेरी पहचान क्या होगी, मैं कॉपी करूंगा तो। अरिजीत सिंह बहुत अच्छा आर्टिस्ट है जी, राहत फतेह अली खान साहब जी हैं, ये बड़े बड़े अच्छे नाम हैं, और अरिजीत सिंह तो बहुत अच्छा गा रहा है, और कई गाने बहुत अच्छे गाए उन्होंने, और भी पाकिस्तान के बड़े अच्छे सूफी सिंगर भी हैं। आपसे एक बात पूछना चाहूँगी, क्लासिकल सिंगिंग है उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस बात की है? क्लासिकल सिंगिंग में हर चीज़ तो है, हर चीज़ आना चाहिए उसके अंदर। एक पार्ट तानों का होता है जी, दो पार्ट, जैसे मैं ख्याल गायकी गा रहा हूँ, उसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है बड़ा ख्याल जी, एक होता है छोटा ख्याल। छोटा ख्याल। तो बड़ा ख्याल 48 मात्रा में भी होता है, झूम
आगे भी होता है दूसरे मात्रों में, लेकिन जो ये अपना जो क्लासिकल छोटा ख्याल में गा रहा हूँ, ये 3 तालों में खासतौर से होता है, जप ताल, एक ताल और 3 ताल। 3 ताल मैं गा रहा हूँ 3 ताल 16 मात्रे, और एक होता है एक ताल 12 मात्रे, एक छपताल होता है 10 मात्रे। तो क्या ये इसमें पूरा बीट के ऊपर होती है हर चीज़ ही। तो क्लासिकल में सीख के हम हर चीज़ बताते हैं, उसमें रिदम भी बताना पड़ती है क्लासिकल के लिए हमको। इसे क्लासिकल बहुत ज़रूरी है, हर चीज़ के लिए क्लासिकल मदद है। कहते हैं किसी भी फ़न के लिए एहसासात बहुत ज़रूरी हैं। जब तक एहसास अंदर से नहीं निकलेंगे आप किसी भी फ़न में माहिर नहीं होंगे। तो आप क्लासिकल म्यूज़िक को एहसासात से कैसे जोड़ेंगे? मैं थोड़ी सी बात बताऊँ आपको, है तो आपके क्वेश्चन से हट के, लेकिन एक सुनने वालों को पेश कर रहा हूँ कि ये टाइप है म्यूज़िक की, ध्रुपद, धमार, टप्पा, है ना। लेकिन ये ध्रुपद धमार ये क्यों ख़त्म हो गया? क्लासिकल क्यों चला? क्लासिकल का मकसद है ख्याल मतलब थाट, कोई भी चीज़ का ख्याल कर रहे हैं हम, है ना। कि पिया बिने या सैया बिना घर सूना, तो वो सहेली अपनी कह रही है कि सैया मेरे घर में नहीं तो मेरा घर सूना लग रहा है। तो वो फीलिंग्स मैं अपने गले से पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी मैंने आपको सुनाया ना, सैया बिना घर आपने सुनाया। हाँ, यही था वो। तो क्या है कि जब तक फीलिंग्स नहीं होंगी ना, वो गाना लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो क्या यही वजह है कि आजकल जो नए सिंगर्स आ रहे हैं उनके अंदर फीलिंग्स की कमी है, इसीलिए वो क्लासिकल सिंगिंग से भी दूर भागते हैं? हाँ, भागते हैं। क्लासिकल में रियाज बहुत करना पड़ता है ना। अब एक तान को हमने 500 बार किया है जी, अब कौन करेगा? टाइम ही नहीं देता लोगों के पास। कोई रियाज का टाइम भी होना चाहिए लोगों के पास। और अब सबसे बड़ा क्या है, हमारे फादर ने मिजाज बनाया पहले गाने। जब हमें 6 साल की उम्र शुरू करा तो सुनवाया लोगों को, इसको सुनो उसको सुनो, तो मिजाज बन गया। अब हम और दूसरे उसमें टाइप में नहीं जा सकते। जैसे मैं गज़ल भी गाता हूँ, गज़ल सिंगर भी गाता हूँ, गज़ल कंपोज भी करता हूँ। क्योंकि वो मैंने क्यों की गज़ल कंपोज, इसलिए करी गज़ल कंपोज के मैंने जब माहौल देखा क्लासिकल का के प्रोग्राम करने जा रहे हैं तो कैसा आपको गज़ल भी आती है कोई जबलपुर में, तो मैंने उस प्रोग्राम के अंदर 33 गज़लें गाई। क्लासिकल नहीं सुना किसी ने। अच्छा सर, अक्सर ठुमरी की फरमाइश आती है। नहीं तो ऐसी कोई दूसरी कुछ आप थोड़ा सा उसका। ठुमरी क्या होती है? जैसे ठुमरी में भाव होते हैं जी। अब देखो एक कंपोज मेरी और है, राग चंपा कली में, वो पेश कर रहा हूँ जी। लगत है देश मोहे परदेस, लगत है देश मोहे परदेस, सवरिया सावरिया सावरिया, लगत है देश मोहे परदेस, जब से गए वो विदेश, लगत है देश मोहे परदेस, राह तकत है सोनी अखियाँ, राह तकत है सोनी अखियाँ, कौन सुने अब मन की बतियाँ, कौन सुने अब मन की बतियाँ, ना कोई चिट्ठी ना कोई संदेश, लगत है देश मोहे परदेस, परदेस।
लगते देश मोहे परदेस सावरिया लगते देश मोहे परदेस परदेस लगते देश मोहे परदेस। बहुत खूब जावेद साहब, जैसे कि आप एक क्लासिकल सिंगर हैं तो आपने कई महफ़िलों में शिरकत की होगी। कोई ऐसा लम्हा, कोई ऐसी बात जो आपको याद हो और आप हम सबसे रूबरू करवाना चाहें उस बात को? मेरी ज़िंदगी का जो मुझे एक वाक़या याद है वो पेश कर रहा हूँ। बहुत म्यूज़िक डायरेक्टर, बहुत मशहूर म्यूज़िक डायरेक्टर थे O.P. नैयर साहब। जी। तो मैं शारजा में दुबई में जॉब में रहा 10 साल तक। तो वहाँ मेरे एक शागिर्द की शादी थी, तो उसमें वो उन्होंने मेरा प्रोग्राम रख दिया। खैर नैयर साहब सामने आके बैठ गए। उन्होंने मुझे कहा सुनाओ क्या गाते हो। तो मैंने उनको 5 घंटे 2-3 राग सुनाए, जिसमें मालकोस था, मधुकोस था, गोरख कल्याण था और मालकोस। तो उन्होंने मुझे 5 घंटे सुनने के बाद उर्दू के अंदर अपनी तहरीर में एक लिखा। हालांकि मैं छोटा हूँ, बड़ी बात कह रहा हूँ, बड़े लोग थे, लेकिन आपने मुझे उन्होंने लिखा वो पे पेश कर रहा हूँ कि जावेद उस्मानी साहब, आप क्लासिकल शहंशाह में अजीब गरीब हस्ती हैं। वो आप देख भी सकती हैं कभी मेरे पास। जावेद साहब, आप क्लासिकल शहंशाह में अजीब गरीब हस्ती हैं। ये मेरी एक बड़ा अवार्ड से बढ़ के को बड़े लोग थे उनके, कितने रफ़ी साहब को कितने गाने गवाए, आप सब कितने अच्छे अच्छे गाने, और बड़े हर फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े आदमी थे। तो उनकी तरफ से लिखना मेरे लिए एक एजाज़ की बात है। और एक वाक़या हो रहा है कि मैं जब लाहौर में गया तो सलावत अली खां साहब, जो कि मशहूर मतलब एशिया के इंडो पाक के मतलब फ़नकार थे, नज़ाकत अली सलावत अली खां साहब। तो उन्होंने जब मुझे सुना राग मालकोस, उन्होंने मुझे अपनी पंजाबी में बोला कि जवेद जवेद तेरा बाप से गवैया बना दिया। ये मेरे लिए बहुत खुशी के लम्हात हैं। दोनों बातें कहने में आप जो कह रहा हूँ आपसे, ये लोगों को ये कम मिलते हैं। जावेद साहब, वक्त बहुत कम है। अगर बातों का सिलसिला चलता रहेगा तो वक्त बहुत हमारा जो है इसी में चला जाएगा और पता भी नहीं चलेगा कि कितना वक्त गुजर गया, पता भी नहीं चला। तो नाज़रीन, वक्त बहुत कम है और तजस्सुस बहुत ज़्यादा, लेकिन क्योंकि अब घड़ी की सुइयों ने इशारा कर दिया है कि इस प्रोग्राम को हम यहीं इख्तिताम करें। तो नाज़रीन, बस अब इजाज़त।